everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with your 7th chapter Bill of Exchange. Before starting with today's lecture, let me give you a brief about the previous lecture. In the previous lecture, we learned two things. The first was discount of the bill and the second was endorsement of the Bill of Exchange. In discounting of the Bill of Exchange, we saw how the drawer, that was Mr. A, gave the bill of exchange to bank before the due date, and then on the due date Mr. B, that was our drawee, paid the amount to the bank. And in endorsement of the bill of exchange, we saw how Mr. A, that was our drawer, gave the bill of exchange to the third party, which was Mr. C, the endorsee, and later on the due date Mr. B, the drawee, paid the amount of the bill of exchange to Mr. C. On this note, let's start with today's lecture. In today's lecture, we'll see how the bill of exchange is sent by Mr. A, the drawer, to the bank only for the collection. And later, we'll see what will happen if Mr. B, our drawee, become insolvent or pays the bill of exchange in advance. So, let's start. अपना आज का टॉपिक है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. वापस से एग्जाम्पल ले लेते हैं. दो पार्टी से मिस्टर ए और मिस्टर बी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल्स किया, फिर मिस्टर ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया मिस्टर बी के ऊपर और मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्ट करने के बाद मिस्टर ए बन गया ड्रॉवर ऑफ द बिल और मिस्टर बी बन गया ड्रॉई ऑफ द बिल. चलो, अभी नॉर्मली क्या होता है, ड्यू डेट पे आके जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, इस केस में मिस्टर ए ड्यू डेट पे जाके मिस्टर बी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाएगा. मिस्टर बी बिल ऑफ एक्सचेंज देखने के बाद मिस्टर ए को पेमेंट कर देगा, राइट. जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको पेमेंट मिलेगा ड्यू डेट पे, राइट. बट अभी क्या हुआ, मिस्टर ए है ना ड्यू डेट पे बिजी था. वो तो पहले से डिसाइडेड है ना ड्यू डेट 2 months आफ्टर द पीरियड या 1 month आफ्टर द डेट, ऐसा. तो 2 months के बाद मिस्टर ए बहुत बिजी है, वो जा रहा है आउट ऑफ टाउन. तो वो सोचता अब मैं क्या करूँ, किसको दूँ बिल ऑफ एक्सचेंज जो कलेक्ट कर सके मिस्टर बी के पास, वरना मिस्टर बी तो पैसा नहीं देगा अगर बिल ऑफ एक्सचेंज उसको नहीं मिला तो वो बोलता है चलो मैं ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट बैंक को दे देता हूँ. वो बैंक को सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, पैसा नहीं ले रहा है. अभी डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल नहीं चालू है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को देगा और बैंक जाके बाद में पैसा कलेक्ट कर लेगा. नहीं, वो सिर्फ सबमिट कर रहा है बैंक को और बैंक को बोल रहा है ड्यू डेट पे पैसा लेके मेरे अकाउंट में डाल देना. तो फेज़ 2 में ए जाता है, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट सिर्फ सबमिट करता है, डिस्काउंट नहीं करता है, सिर्फ सबमिट करता है बैंक को जाके. और ऑन द ड्यू डेट बैंक जाके बी के पास जाता है, पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाता है और पूरा का पूरा पैसा लेके बैंक मेरे को वापस से मिस्टर ए को वापस दे देता है. इसमें कोई डिस्काउंट नहीं हो रहा है, इसमें प्री पेमेंट ए को नहीं मिल रहा है, ए को पैसा ड्यू डेट पे ही मिलेगा. बट सिर्फ जो बी के पास जाके सबमिट करने का डॉक्यूमेंट का काम है ना, वो बैंक को हमने दे दिया है. इसलिए इस केस में बोलते हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ओनली फॉर कलेक्शन, नॉट फॉर डिस्काउंट. ठीक है. अभी अगर इसके अकाउंटिंग एंट्रीज देखें तो फर्स्ट फेज तो नॉर्मल है, क्रेडिट सेल्स की एंट्री आ जाएगी और बिल रिसीवेबल की या बिल्स पेबल की एंट्री आ जाएगी. फेज 2 में ए और बैंक है, 2 पार्टीज, देयर इज़ नो बी. तो बी के बुक्स में तो कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ ए के बुक में आएगा कि उसने बैंक को बिल रिसीवेबल दे दिया अपना. वापस से मैं बोल रही हूँ, डिस्काउंटिंग नहीं हुआ है इधर, सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया है. पैसा अभी तक ए को नहीं मिला है, पैसा मिलेगा फेज़ 3 में जाके. फेज़ 3 में कौन सी पार्टीज दिख रही है मुझे, बैंक दिख रही है, बी दिख रही है. बैंक मतलब ए के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा और बी पैसा देगा. अब फेज़ 3 में हमें अब पता तो चल ही गया है, 2 ऑप्शंस है, या फिर ऑनर हो जाएगा बिल, मतलब बी ने पेमेंट कर दिया है, या डिसऑनर हो जाएगा बिल, मतलब बी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है. तो वो दोनों केसेस के ट्रांजैक्शंस या जर्नल एंट्रीज कैसे आएगी वो हम देखते हैं. चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर जर्नल एंट्रीज. चलो, अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. अच्छा, फेज़ 1 की तो एंट्रीज वही रहेगी. फेज़ 1 में 2 एंट्रीज आती है, एक क्रेडिट सेल्स की और एक बिल रिसीवेबल ड्रॉन की. तो वो दोनों एंट्रीज मैंने नहीं लिखी है बिकॉज वो हर एक ट्रांजैक्शंस में आती है. अभी फेज़ 2 से चालू करते हैं. फेज़ 2 में बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन था. उसमें सिर्फ 2 पार्टीज थे, एक तो मिस्टर ए था ड्रॉवर और एक बैंक था. तो इसमें बुक्स ऑफ ड्रॉई में आप देखोगे बी के बुक्स में
तो नो एंट्री दिख रही है क्योंकि वो तो पिक्चर में है ही नहीं फेज़ 2 में। फेज़ 2 में सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर के बुक में एंट्री आएगी। तो क्या एंट्री आएगी? चलो एक बार ये याद रखो हो क्या रहा है। मिस्टर ए अपना डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे रहा है, तो जब कोई एसेट बाहर जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उतना समझा? और एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन आएगा बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इजी। अब देखते हैं फेज़ 3 में क्या एंट्रीज आएगी। फेज़ 3 में ड्यू डेट पे या फिर बिल ऑनर हो जाएगा या डिसऑनर हो जाएगा। अगर ऑनर हो जाता है तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, इट्स एन एसेट, इट इज़ अ रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा तो अंदर आ रहा है, ए को पैसा मिलेगा, राइट? तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, एंड हम लोग बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैंक चार्जेस तो पैसा तो लगेगा ना। देखो, बैंक आपका कुछ काम करके दे रहा है तो फ्री में तो करके देगा नहीं, चार्जेस तो लेगा, तो वो जो चार्जेस है वो हम डेबिट कर देंगे। और लास्ट में आएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, वो पूरा बिल का अमाउंट, जितना भी बिल रिसीवेबल का अकाउंट होगा वो। अच्छा, अब इस केस में देखते हैं ड्रॉई के बुक में क्या आ जाएगा। ऑनर हो गया है बिल, मतलब उसका कैश तो बाहर जा रहा होगा, तो जब भी रियल अकाउंट एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट, उसको तो आप क्रेडिट कर दो। और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बीइंग आर एक्सेप्टेंस, बी का एक्सेप्टेंस इज ऑनर। ओके। अच्छा, अभी फेज़ 3 में डिसऑनर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो क्या एंट्रीज आएगी? डिसऑनर होने के टाइम पे ड्रॉवर के बुक में ड्रॉइज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और नीचे आ जाएगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अच्छा, ड्रॉई को अकाउंट क्यों डेबिट किया? क्योंकि डेटर से फिर से पैसा लेना बाकी है, तो अगर डेटर को इंक्रीज करना है तो उसको वापस से डेबिट कर दो, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन को कैंसिल करना था, जब हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन बनाया था तो उसको डेबिट कर दिया था, तो अब उसको कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, ड्रॉई के बुक में कोई चेंजेस नहीं है, जो ओरिजिनल एंट्री फर्स्ट डे से हम पढ़ते आ रहे हैं वही सेम है। तो ड्रॉई अगर डिसऑनर कर देता है बिल, तो ये तो हमें पता ही है कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होता है और टू ड्रॉयर्स अकाउंट बीइंग आर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। ड्रॉई के अकाउंट में अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, चाहे ड्रॉवर मिस्टर ए एंडोर्स करता है बिल, डिस्काउंट करता है, सेंड फॉर कलेक्शन करता है, कुछ भी करता है, ड्रॉई की बुक में सारी एंट्रीज सेम आएगी। सिर्फ फेज़ 2 और फेज़ 3 के हिसाब से ड्रॉवर के बुक में चेंजेस होंगे। ठीक है, फेज़ 1 में सबका सब कुछ सेम है, फेज़ 2 और फेज़ 3 में चेंजेस आ जाते हैं। चलो अभी देखते हैं, वही बिल डिसऑनर हुआ है प्लस नोटिंग चार्जेस पे किया है ए ने, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, पैसा लेना है ड्रॉई से इसलिए उसको डेबिट कर देते हैं। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्यों? नोटिंग चार्जेस जितना पे किया होगा ना 150 200 जितना भी, तो वो तो पैसा गया, तो इसलिए वो क्रेडिट कर दो। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन को कैंसिल करना है, उसको क्रेडिट कर दो, और ड्रॉई को डेटर है बढ़ाना है इसलिए उसको डेबिट कर देते हैं। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, और वो बी के बुक्स में तो सेम रहेगा जो हम डे 1 से पढ़ रहे हैं। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस हो गया नोटिंग चार्जेस इसलिए वो डेबिट करेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। टू ड्रॉवर्स अकाउंट बीइंग आर एक्सेप्टेड डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल, अभी तक पे नहीं किया ना, पेएबल। ठीक है, अभी इसी टर्म पे हम एक इलास्ट्रेशन ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए। इलास्ट्रेशन पेज नंबर 275। आपका इलास्ट्रेशन फिर से मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, आप वहाँ पर स्लैशेस करेंगे और हर एक मीनिंग, हर एक सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट है, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर ₹33,500 ऑन 8 मई 2019। चलो, सोल्ड गुड्स आया है मतलब फर्स्ट एंट्री मेरा क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेसेस का होगा। दो पार्टीज़ है, अनीता और नीता, अमाउंट इज़ 33,500, सेल ऑफ गुड्स का अमाउंट है ये, और डेट है 8 मई 2019। ऑन सेम डे अनीता ड्रॉज अ बिल ऑफ 22,500 ऑन नीता फॉर 4 months, वॉज एक्सेप्टेड बाय नीता। अच्छा,
यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स का अमाउंट और बिल ड्रॉन का अमाउंट डिफरेंट है। बाकी के जो रिमेनिंग बैलेंस है उसका क्या करना है, अभी तक कुछ नहीं बोला है। 11,000 एक्स्ट्रा है, राइट। 33,500 का तो सेल हुआ था, बट बिल ड्रॉ हुआ है सिर्फ 22,500 का। 11,000 का क्या करना है नहीं पता, तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, बिल ड्रॉ हुआ है तो अनीता तो हो गया ड्रॉवर, अनीता हो गई ड्रॉई। ऑन 4th April 2019 अनीता सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। चलो, ये बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वर्ड से हमें समझ में आ गया कि हमें ये इसकी एंट्रीज पास करनी है फेज़ 2 में। फिर फेज़ 3 में आएगा ऑनर हो गया बिल, डिसऑनर हो गया बिल, और डिसऑनर होने के साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर आंसर। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ अनीता देख लेते हैं। अनीता के बुक्स में सबसे पहले एंट्री है क्रेडिट सेल्स की ऑन 8th May। तो नीता ड्रॉई का अकाउंट आएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 33,500। अमाउंट देखिए, 33,500 का सेल्स हुआ था, तो पूरा का पूरा एंट्री सेल्स का 33,500 से आएगा। चलो, अभी फेज़ 1 में सेकेंड एंट्री होती है बिल रिसीवेबल ड्रॉन की। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीतास अकाउंट 22,500, क्योंकि हमने बिल ड्रॉ किया था सेकेंड लाइन में 22,500 का ही बिल ड्रॉ किया था 4 मंथ्स के लिए। 33,000 का बिल सेल्स का अमाउंट था और बिल ड्रॉ किया था 22,500 के लिए। चलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट 22,500 टू नीतास अकाउंट 22,500 बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक है। अब फेज़ 2 में आ जाते हैं। फेज़ 2 में क्या हुआ था अपना, फेज़ 2 में इधर लिखा है ऑन 4th April 2019 अनीता सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। चलो, बैंक फॉर कलेक्शन वाली एंट्री हमने अभी अभी जस्ट देखी है। उसमें एंट्री आती है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल इज गोइंग आउट, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे, और ये एंट्री होगी 4th April को, और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कर देंगे। अमाउंट बिल रिसीवेबल का अमाउंट ही आएगा 22,500 का। चलो, ऑन ड्यू डेट 3 पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर ऑनर हो जाएगा बिल जो अपना केस ए है, बी केस में डिसऑनर हो जाएगा बिल, या थर्ड केस में डिसऑनर हो जाएगा और नोटिंग चार्जेस पे होगा 150 रुपीज़। फर्स्ट केस देखते हैं जब ऑनर हो जाता है बिल अनीता के बुक्स में। ड्यू डेट 11 जुलाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट। पीछे दिया है ऑनर होने के टाइम पे बैंक चार्जेस पे करने पड़ रहे 200 रुपीज़, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट आप छोड़ दोगे। बैंक चार्जेस अमाउंट 200 टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, पूरा का पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का आपका अमाउंट 22,500। फिर 22,500 माइनस 200 विल गिव यू द बैंक अमाउंट। क्योंकि कैसा होगा देखो, हमने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था, सीधा का सीधा मिस्टर बी हमारे बैंक में पैसा दे देंगे, हमारे बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट से बैंक अपने चार्जेस डिडक्ट कर लेगा और जो बैलेंस बचेगा वो होगा 22,300 रुपीज़, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। हमारे सेकंड केस में बिल डिसऑनर हो जाता है, तो क्या एंट्री आती है, नीतास अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर को वापस से बढ़ाना है, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट 22,500 के साथ, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। और सेम चीज़ अगर डिसऑनर के साथ साथ नोटिंग चार्जेस 150 रुपीज़ पे करनी है तो कैसे एंट्री आएगी, नीतास अकाउंट डेबिट, आप अमाउंट छोड़ देंगे, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 22,500 टू कैश बैंक अकाउंट 150। कैश बैंक क्या है, अपना नोटिंग चार्जेस कितने भी पे किया है 150, तो टोटल 22,500 प्लस 150 विच इज़ 22,650 हम नीता से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि नोटिंग चार्जेस मिस्टर ए पहले तो पे कर देता है बट मिस्टर बी से बाद में कलेक्ट कर लेता है। इस केस में भी अनीता पे तो कर दिया बट नीता से बाद में कलेक्ट करेगी। फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ये देख लिया हमने अनीता के बुक्स में। अब देखते हैं नीता के बुक्स में क्या एंट्रीज आएगी। नीता, इन द बुक्स ऑफ नीता जर्नल एंट्रीज, सबसे फर्स्ट एंट्री आएगी फेज़ 1 में क्रेडिट परचेज की। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनीताज अकाउंट, क्रेडिटर का नाम 33,500 फिर से 8th March को। फिर आएगी इसकी बिल्स पेएबल एक्सेप्टेंस की एंट्री।
तो अनीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 22,500। आप प्लीज़ याद रखिए नीता के अकाउंट में, ड्रॉई के अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। जो ओरिजिनल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एंट्रीज, वही सारी पाँचों की पाँचों एंट्रीज आने वाली है। फेज़ 1 की एंट्रीज क्रेडिट परचेज और बिल्स पेएबल की। फेज़ 2 में अगर मिस्टर बी है तो आएगा एंट्री, नहीं तो नहीं आएगा। हमारे इस केस में मिस्टर बी अभी तक कोई, ड्रॉई हमारे केस में फेज़ 2 में नहीं था। और फेज़ 3 में ऑनर या डिसऑनर की एंट्रीज। तो फेज़ 2 हो गया अनीता's टू बिल पे। फेज़ 1 का सेकेंड एंट्री हो गया अनीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब सीधा आएगा फेज़ 3 की एंट्री, या फिर बिल ऑनर हो जाएगा या बिल डिसऑनर हो जाएगा, या फिर बिल डिसऑनर होने के साथ साथ नोटिंग चार्जेस आएगी। ऑनर हो गया तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज पैसा इज गोइंग आउट, मनी इज गोइंग आउट। रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 22,500 टू कैश अकाउंट 22,500। सेकेंड एंट्री में डिसऑनर हो जाता है तो बिल्स पेएबल अकाउंट 22,500 टू अनीता's अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर्स को बढ़ाना है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो टू अनीता's अकाउंट 22,500। और थर्ड एंट्री नोटिंग चार्जेस के साथ बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 22,500, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 150। नोटिंग चार्जेस डेबिट क्यों हुआ है? इट्स एन एक्सपेंस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। टू अनीता's अकाउंट अपने क्रेडिटर को पे करना है 22,650, बीइंग आर एक्सेप्टेड डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ओके, अभी तक हमने देखा कि फेज़ 2 में ड्रॉवर दैट इज मिस्टर ए के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी थी कि वो कुछ ना करे, सेकेंड पॉसिबिलिटी थी कि वो डिस्काउंट कर दे, थर्ड में वो एंडोर्स कर दे, या फोर्थ में वो सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर दे। अब हम देखते हैं कि ड्रॉई मिस्टर बी के पास फेज़ 2 में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो मिस्टर ए को जाके बोले कि मैं ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास उतना पैसा अभी नहीं है ड्यू डेट पे, तो मैं आपको ये बिल कैंसिल करके एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज देता हूँ। ठीक है, अब उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे आएगी वो देखते हैं। अब एक नया टर्म देखते हैं, रिन्यूअल ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। फेज़ 1 में फिर से दो पार्टीज, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल्स किया मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है मिस्टर बिल के ऊपर, और मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ए बन गया अपना ड्रॉवर और बी बन गया अपना ड्रॉई। अब ऑन ड्यू डेट मिस्टर बी को पेमेंट करना चाहिए था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ड्यू डेट में मिस्टर बी के पास पैसे नहीं है। तो थोड़े दिन पहले ही, ड्यू डेट के पहले, मिस्टर बी बोलता है मिस्टर ए के पास जाके कि अरे मेरे पास ड्यू डेट पे पैसे नहीं होंगे, तो एक काम करते हैं, ये बिल कैंसिल करके एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं जिसका ड्यू डेट थोड़ा आगे का रखते हैं। तो अब हमारे फेज़ 2 में क्या हो गया, बी गया ए के पास बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न करने के लिए कि मैं ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। और फेज़ 3 में जब एक्चुअल नया ड्यू डेट आया तो न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर हो जाएगा या डिसऑनर हो जाएगा रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो अब इस फेसेस की जर्नल एंट्रीज देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। फर्स्ट फेज की सारी एंट्रीज सेम रहेगी, वही क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की एंट्री, सेकेंड बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। फिर हम मूव होंगे फेज़ 2 में। फेज़ 2 में इस बार क्या हुआ था, कैंसिल कर दिया था बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज ए के पास जाके। तो ट्रांजैक्शन है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल और डिसऑनर ऑफ द बिल। अच्छा, ड्रॉवर के बुक में, मिस्टर ए के बुक में अभी रुकते हैं, पहले बी के बुक में देखते हैं क्या एंट्री आएगी। बी के बुक में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, जो डिसऑनर की एंट्री होती है वही एंट्री, क्योंकि बिल्स पेएबल हम कैंसिल कर रहे तो उसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिटर को फिर से बढ़ाना है तो उसको और क्रेडिट कर देंगे। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट ऑफ द बिल होगा, टू ड्रॉवर्स अकाउंट, और फिर नरेशन लिखेंगे बीइंग आर एक्सेप्टेंस, कैंसिल एंड फॉर रिन्यूअल। ठीक है, अब देखते हैं ड्रॉवर के बुक में, मिस्टर ए के बुक में क्या आएगा। देखो, मिस्टर ए के बुक में हमने 4 सिनेरियोज देखे हैं कि वो कुछ नहीं करेगा बिल के साथ, या फिर वो एंडोर्स कर देगा बिल, या फिर वो डिस्काउंट कर देगा बिल, या फिर वो सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर देगा। तो अब मिस्टर बी ने जो चीज़ बिल के साथ की होगी वही चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि जर्नल एंट्री आती है ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर्स को तो डेबिट करना ही पड़ेगा बिकॉज डेटर को बढ़ाना है, उसने अभी तक पेमेंट किया नहीं है। तो ड्रॉवर्स अकाउंट मिस्टर बीस अकाउंट डेबिट टू
बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट कब आएगा? देखो पॉइंट में लिखा है बिल रिसीवेबल अकाउंट इज क्रेडिटेड इफ बिल इज रिटेन। रिटेन मतलब फर्स्ट अपना बेसिक एंट्री कि बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए ने कुछ नहीं किया है, उसी के पास था, तो रिटेन उसने अपने पास रखा है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो क्रेडिट करेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर मिस्टर ए ने फेज़ 2 में जाके वो जो बिल है वो डिस्काउंट पे दे दिया था, बैंक को ऑलरेडी डिस्काउंट पे दे दिया था, जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विद द बैंक, तो उस केस में बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ड्रॉवर्स अकाउंट तो हमेशा डेबिट रहेगा, बट क्रेडिट क्या होगा? अगर बैंक को डिस्काउंट के लिए दे दिया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर आज का सिनेरियो हुआ कि मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया था ओनली फॉर कलेक्शन, नॉट फॉर डिस्काउंट, ओनली फॉर कलेक्शन, तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। और लास्ट में अगर मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज फेज़ 2 में किसी और को एंडोर्स करने के लिए दे दिया था, जो अपने एग्जाम्पल में था मिस्टर सी, तो उसका नाम क्रेडिट होगा। देखो गाइस, बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ मिस्टर ए ने जो सिनेरियो किया है, फर्स्ट रिटेन रखा है या डिस्काउंट पे दिया है या एंडोर्समेंट किया है या सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया है, जो मिस्टर ए ने किया है उसी चीज़ को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट में तो एक ही बंदा आएगा जो है अपना ड्रॉई मिस्टर बी, बट क्रेडिट वो चीज़ होगी जो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ हुआ है। अगर रिटेन कर दिया, बिल रिटेन करना मतलब अपने पास ही रखा था, तो फिर हम बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर बैंक को दिया था फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, तो फिर वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा बैंक को। अगर बैंक को दिया था सिर्फ कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अगर मिस्टर सी जो एंडोसी है उसको दिया था, तो टू एंडोसी अकाउंट रख देंगे और नरेशन में लिखेंगे बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल फॉर रिन्यूअल। सो गाइस, फेज़ 2 में जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कैंसिलेशन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो मिस्टर ए बोलेगा कि अगर आपको नया बिल बनाना है और ड्यू डेट आगे करना है तो आपको मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, ये बिज़नेस है, एक मंथ के बाद पेमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस तो लगेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाला है वो मिस्टर ए के लिए इनकम हो जाएगा और मिस्टर बी के लिए एक्सपेंस। तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस इंटरेस्ट की तरह लगने वाला है उसकी अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं। ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट। तो ड्रॉवर के बुक में, मिस्टर ए के बुक में ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो देने वाला है अपन को इंटरेस्ट चार्जेस, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। और उसी केस में ड्रॉई के बुक में इंटरेस्ट तो एक्सपेंस हो गया, तो उसको डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर मिस्टर ए को देना है, राइट, क्रेडिटर को देना है, तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। सो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो मिस्टर बी मिस्टर ए को 3 वेज में दे सकता है। फर्स्ट वे है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कैश। अगर कैश में अभी का अभी दे दिया न्यू बिल ड्रॉ करते वक्त, तो कैश का एंट्री आ जाएगा। या फिर पार्ट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब वो थोड़ा सा बिल का अमाउंट भी और थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी पे करके जा रहा है। या फिर पूरा का पूरा जो न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा वो प्रीवियस बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट चार्जेस होगा। चलो अब उसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले है रिसीविंग पेइंग पार्टी, रिसीविंग या पेइंग पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का मतलब जब नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा तो मिस्टर ए बोलेगा कि नहीं, मैं इतना बड़ा अमाउंट का फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं करूँगा, आप ऐसा करो थोड़ा सा अमाउंट मुझे अभी दे दो और थोड़ा सा का बिल ऑफ एक्सचेंज नया ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ था, 1000 रुपीज़ का मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फर्स्ट फेज़ में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था। फेज़ 2 में आके वही बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल कर दिया मिस्टर बी ने। तो मिस्टर ए ने अब बोला कि आप ऐसा करो 700 का बिल ऑफ एक्सचेंज नया बना लो और 300 का अभी आप मुझे पेमेंट कर दो प्लस ऑल द इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट चार्जेस समझो था ₹10। तो टोटल मिस्टर बी को अब पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़। और वो कैसे पे करेगा? 700 बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके
300 का अभी पेमेंट करके प्लस 10 रुपीज़ का अभी पेमेंट करके या फिर ऐड करके बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो जब पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी तो कैसे करेंगे, ड्रॉवर के बुक में, वो है मिस्टर ए के बुक में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 300 रुपीज़ टू ड्रॉइज अकाउंट, क्रेडिटर का नाम मिस्टर बी का नाम, और वही इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज डेबिट द रिसीवर, तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट बिकॉज रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश बैंक अकाउंट। दोनों का नरेशन देख लेते हैं। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और ड्रॉई की बुक में आएगा बीइंग पार्ट पेमेंट मेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अच्छा, अभी नीचे एक और नरेशन में पॉइंट लिखा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एडेड टू दिस अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज रिसीव अलॉन्ग विद द पार्ट पेमेंट। अगर इंटरेस्ट अभी दे दिया 300 रुपीज़ के साथ 10 रुपीज़ मिस्टर बी ने दे दिया है तो इधर आ जाएगा 310 रुपीज़, बट अगर नहीं दिया है तो न्यू बिल के साथ 700 प्लस 10 रुपीज़ आएगा। ठीक है, सो अब हमारे फेज़ 3 में क्या होगा, फेज़ 3 में हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एक न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा जो मिस्टर ए ड्रॉ करेगा और मिस्टर बी एक्सेप्ट कर लेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ड्रॉ होता है वो सेम एंट्री ड्रॉवर के बुक में, ए के बुक में आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में आएगा बी के बुक में ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और नरेशन भी सेम, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव, और बी के बुक में बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर द बैलेंस। अच्छा, इसमें अमाउंट क्या होगा, या फिर 700 रुपीज़ होगा जो अपना एक्चुअल पेमेंट बाकी है, या फिर 710 रुपीज़ होगा विच इज़ 700 प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट। ये ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट समझेगी जब आगे हम लोग इलास्ट्रेशंस में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो अभी के लिए ये सारे जर्नल एंट्रीज सिर्फ समझ लेते हैं। ठीक है, अब एक नया केस देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, मिस्टर बी मिस्टर ए को ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देता है। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। मतलब ड्यू डेट था समझो 3 मार्च का, 3 फेब को मिस्टर ए आके बोलता है कि मेरे पास आज पैसे हैं मिस्टर ए तुम रख लो। तो ऐसे केस में जब ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट मिल गया है मिस्टर ए को तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल। अच्छा गाइस, रिटायरमेंट ऑफ द बिल में जिस तरह लेट पेमेंट करने पर मिस्टर बी को मिस्टर ए को इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ता था, उसी तरह अगर मिस्टर बी ने जल्दी पेमेंट कर दिया तो उसको एक रिबेट मिलेगा, मतलब एक डिस्काउंट मिलेगा। उस डिस्काउंट को हम कहते हैं रिबेट। चलो अभी पॉइंट्स पढ़ते हैं। मेकिंग द पेमेंट बाय द ड्रॉई मतलब मिस्टर बी बिफोर द ड्यू डेट इज़ नोन एज रिटायरमेंट ऑफ द बिल। ड्यू डेट के पहले पेमेंट करने को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल। द ड्रॉवर कैन अलाउ सम डिस्काउंट ऑन बिल विच इज़ नोन एज रिबेट। ऑफकोर्स जल्दी पेमेंट कर रहा है तो मिस्टर ए को भी कुछ डिस्काउंट तो देना पड़ेगा ना, तो उसको बोलते उस डिस्काउंट को कहते हैं रिबेट। अच्छा, रिबेट जो है वो तो हो गया एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवर, मतलब ए के लिए वो तो हो गया एक्सपेंस और बी के लिए वो हो गया इनकम। चलो अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिटायरमेंट ऑफ द बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब ए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि मनी इज कमिंग इन रियल अकाउंट है तो कैश इज कमिंग इन तो उसको डेबिट करेंगे। रिबेट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, रिबेट जो है वो एक्सपेंस है मिस्टर ए के लिए, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, इसलिए रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्योंकि बिल रिसीवेबल अब कैंसिल करना है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। बीइंग बिल रिटायर्ड एंड रिपीट अलाउड, रिटायर्ड वर्ड यूज़ करेंगे। रिटायर्ड वर्ड क्यों? क्योंकि ड्यू डेट से पहले मिल गया है, इसमें ऑनर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इसमें रिटायर्ड वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि ड्यू डेट से पहले मिल गया है। अच्छा, ड्रॉई की बुक में क्या आएगा? उल्टा एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट क्योंकि बिल्स पेबल को कैंसिल करना है, टू कैश बैंक अकाउंट बिकॉज क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रियल अकाउंट है तो कैश इज गोइंग आउट, और टू रिबेट अकाउंट, रिबेट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो टू रिबेट अकाउंट या फिर डिस्काउंट अकाउंट। बीइंग आर एक्सेप्टेंस रिटायर्ड एंड रिबेट रिसीव्ड, रिटायर्ड वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो हमारा लास्ट टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई। ड्रॉई मतलब मिस्टर बी। मिस्टर बी जब इंसॉल्वेंट हो जाता है या डूब जाता है, मतलब वो अपना पेमेंट नहीं कर सकता, उसके पास कोई पैसा नहीं बचा, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो जब मिस्टर बी या अपना ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ड्रॉवर के बुक में, मिस्टर ए के बुक में उसको राइट ऑफ करना पड़ता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, और ड्रॉई के बुक में उसको डेफिशिएंसी की तरह दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलो अब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल जब जैसे हमने रिन्यूअल ऑफ द बिल में देखा था, सेम टू सेम एंट्री आएगी। ड्रॉवर दैट इज मिस्टर ए, उसके बुक्स में आएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट, वही मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि डेटर को अब बढ़ाना है, उसने पेमेंट तो किया नहीं अभी तक। तो ड्रॉईज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अगर बिल अपने पास ही रिटेन कर रखा है, अपन ने ही रखा है। टू बैंक अकाउंट, अगर हमने बिल डिस्काउंट के लिए बेचा था। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, अगर हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था बैंक के पास। एंड फोर्थ है टू एंडोर्सी अकाउंट, अगर मिस्टर सी को या किसी और एंडोर्सी को मिस्टर ए ने एंडोर्समेंट के लिए भेजा था बिल ऑफ एक्सचेंज, और ब्रैकेट में वही नरेशन में लिखेंगे बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई मिस्टर बी के बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, वही जो कैंसिलेशन के टाइम पे या डिसऑनर के टाइम पे अपन एंट्री पास करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट बीइंग आर एक्सेप्टेंस कैंसिल्ड। सेकेंड जर्नल एंट्री आएगी बैड डेट्स की, डेफिशिएंसी की, रिटर्न ऑफ की। तो वो जर्नल एंट्री एक न्यू जर्नल एंट्री है, वो देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर दैट इज मिस्टर ए, पहले तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? जितना अमाउंट एक्चुअली में मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना बिल ऑफ एक्सचेंज 1000 रुपीज़ का था और उसमें से सिर्फ 300 रुपीज़ वापस मिले हैं, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 से। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा फॉर द रिमेनिंग बैलेंस वी हैव नॉट रिसीव्ड, तो अपने केस में 700 रुपीज़ से। टू ड्रॉवर्स अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर्स अकाउंट को अभी बंद करना पड़ेगा बिकॉज वो बैड डेट्स हो गया है, तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट 1000 रुपीज़। ठीक है, उसी केस में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई उल्टा आ जाएगा। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो ड्रॉवर को मिल रहा है, मिस्टर ए को मिल रहा है 1000 रुपीज़, उसमें से कैश हम दे रहे हैं 300 और डेफिशिएंसी दे रहे हैं 700 रुपीज़। और नरेशन दोनों का आएगा। ड्रॉवर के बुक में नरेशन है बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, फाइनल पेमेंट को ये लोग डिविडेंड बोलते हैं, तो आप डिविडेंड लिख सकते हो, पेमेंट लिख सकते हो, जो आपका मन करे। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई being final dividend paid and the balance credited to deficiency account. deficiency account इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर बी इंसॉल्वेंट हो गया है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के लिए जो भी पेमेंट बचा है मिस्टर बी का, वो सारी की सारे डेफिशिएंसी एक अकाउंट में जाता है। ठीक है, सो अभी तक हमने फ्रेंड्स देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या होता है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज को हमेशा 3 फेजेस में डिवाइड करना चाहिए। फेज 1 जो क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेसेस एंड बिल रिसीवेबल बिल पेबल का ड्रॉ करने का एंट्री आता है। फेज 2 में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑफ द बिल दिया है तो डिस्काउंट की एंट्रीज आएगी, कलेक्शन का दिया है तो कलेक्शन, एंडोर्समेंट, या फिर मिस्टर बी जो ड्रॉई था वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो कैंसिलेशन ऑफ द बिल होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो जो सिनेरियोस आएंगे उस हिसाब से जर्नल एंट्रीज आएगी। और फेज 3 लास्ट फेज होता है ड्यू डेट का फेज। ड्यू डेट के दिन या फिर बिल ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर इलास्ट्रेशंस। इलास्ट्रेशंस में सम कैसे एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं, उसका वर्किंग नोट्स और उसका जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, so this was all for today. If you have any doubt, you can mail me on simplegen3094@gmail.com. Please check the description box for the notes and for the link of the lectures. Thank you.